वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन और रिस्पायरेशन। ठीक है, तो रेगुलेशन और रिस्पायरेशन क्या होता है? यदि हमारी रिस्पायरी रेट बढ़ी हुई है तो उसको घटाने का काम, यदि घटी हुई तो उसको बढ़ाने का काम, है ना। मतलब उसका रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना, ये हमारा होता है रेगुलेशन और रिस्पायरेशन। ठीक है, तो रिस्पायरेशन इज अ रिफ्लेक्स प्रोसेस बट इट कैन बी कंट्रोल वॉलेंटरी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 40 सेकेंड। मतलब एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है, कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड अबाउट 40 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हाउ इवन बाय प्रैक्टिस ब्रीथिंग कैन बी विदहल फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब हम चाहे उसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें उसको क्या करना पड़ता है? एट द एंड ऑफ पीरियड द पर्सन इज फोर्सफुल ब्रीथ। जैसे हम कुछ सेकेंड के लिए ब्रीथ को रोक भी लें, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद हम उसको फोर्सफुली ब्रीथ करना पड़ता ही है। ठीक है, फिर रेगुलेटरी मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर ब्रीथिंग। अब जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए। जैसे एक नर्वस या फिर न्यूरल मैकेनिज्म होता है, दूसरा होता है केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, या केमिकल मैकेनिज्म। तो हम देखेंगे नर्वस या फिर न्यूरल मैकेनिज्म जो कि मेन होता है ना। केमिकल जो मैकेनिज्म होता है उतना पूछा नहीं जाता है ना, लेकिन न्यूरल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम नर्वस या फिर न्यूरल मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो नर्वस मैकेनिज्म क्या होता है? नर्वस मैकेनिज्म दैट रेगुलेट द रेस्पिरेटरी इंक्लूड्स, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं हमारी ब्रेन में, आफरेंट नर्व होती हैं जो सेंसेशन को लेके जाती हैं, इफ्रेंट जो सेंसेशन को लेके आती हैं। आफरेंट नर्व जाएंगे हमारी ब्रेन तक, रेस्पिरेटरी सेंटर तक, फिर वहाँ से इफ्रेंट नर्व के थ्रू हमारे लंग्स तक आती हैं। तो हम इसी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर पहला हमारा। तो रेस्पिरेटरी सेंटर आर ग्रुप ऑफ नर्व या न्यूरॉन्स। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं विच कंट्रोल द रेट, रिदम एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर हमारी कितनी ब्रीथ की रेट होना चाहिए, कैसा रिदम होना चाहिए और उसका फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन कितना होना चाहिए, क्या करता है? डिसाइड करता है ना। उसके बाद क्या करता है? दीज सेंटर सिचुएटेड बायलैटरली रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम। अब ये क्या होता है? बायलैटरल, मतलब दोनों तरफ सिचुएटेड होते हैं हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम में। फिर रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होते हैं? आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक होता है मेडुलरी जो मेडुलम प्रेजेंट होता है, और एक पोंटाइन सेंटर जो कि पोन्स में सिचुएटेड होते हैं। तो सबसे पहले बात करें डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, फिर वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर जिसे हम वीआरजी, डीआरजी, वीआरजी भी कहते हैं। फिर पोंटाइन सेंटर क्या होता है? एपनेस्टिक सेंटर और नीमोटैक्सिक सेंटर, है ना। तो हम इसका एक एक से डिटेल्स देखेंगे, क्या होता है, कहाँ सिचुएट होता है, कहाँ इसका फंक्शन होता है। तो मेडुलरी सेंटर, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, डीआरजी। तो सिचुएटेड कहाँ होता है? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस विच इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। ये अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा के न्यूक्लियस और ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में सिचुएटेड होता है। फंक्शन क्या होता है? डीआरजी का रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक रिदम एंड रेस्पिरेशन। ये बेसिक रिदम और रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डीआरजी। ठीक है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वीआरजी। तो अब हम आगे वीआरजी में। तो वीआरजी क्या होता है? वीआरजी मतलब होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। सिचुएटेड कहाँ होता है? प्रेजेंट न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस। दिस टू न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। वो कहाँ प्रेजेंट था? अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा में। ये लोअर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है। कौन सा? न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस। ठीक है, फंक्शन क्या कराता है? वीआरजी आर द इनएक्टिवेट ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथ। जो वीआरजी होता है, जो हम क्विट रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, सांस लेते छोड़ते हैं, क्वाइट, है ना, तो उस पर क्या होता है? ये इनएक्टिवेट होता है, लेकिन बिकम एक्टिवेट ड्यूरिंग द फोर्सफुल रेस्पिरेशन। जैसे हम हमारी फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ती है, ये एक्टिवेट हो जाता है। कौन? वीआरजी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? हमारा पोंटाइन सेंटर। पोंटाइन मीन्स होता है पोन्स में सिचुएटेड होता है। तो पोंटाइन में सबसे पहले हम बात करें तो एपनेस्टिक होता है। सिचुएटेड कहाँ होता है? न्यूक्लियस ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ लोअर पोन्स। अभी लोअर पोन्स में सिचुएटेड होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन में। फंक्शन क्या कराता है? एपनेस्टिक सेंटर इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ये डेप्थ को बढ़ाता है बाय एक्टिवेटिंग डायरेक्टली ऑफ डीआरजी, है ना। तो ये क्या करता है? डायरेक्टली इसको क्या करता है? एक्टिवेट करता है हमारे डीआरजी को, जिससे कि डेप्थ इंक्रीज हो जाती है। फिर एपनेस्टिक सेंटर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सल पार्ट ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ अपर पोन्स। ये लोअर पोन्स में होता है, ये अपर पोन्स में होता है सिचुएशन। फिर फंक्शन क्या कराता है? ये कंट्रोल कराता है मेडुलरी रेस्पिरेशन सेंटर को। मेडुलरी सेंटर कहाँ? जो हमारे डीआरजी वीआरजी होते हैं, मेडुलरी। अब इनिबिट कराता है क्या? एपनेस्टिक सेंटर। ये एपनेस्टिक सेंटर को क्या कराता है? डिक्रीज कराता है, इनिबिट कराता है। इंक्रीज कराता है रेस्पिरेटरी रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा बाय द रिड्यूसिंग द ड्यूरिंग इन द इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन के दौरान क्या कराता है? इंक्रीज कराएगा रेस्पिरेटरी रेट बाय
रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे इसका डायग्राम, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे होता है। तो ये हमारा न्यूरल रेगुलेशन, तो न्यूरल रेगुलेशन दिखा पूंछ में होता है हमारा एब्नेस्टिक सेंटर, इस पे होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में प्रेजेंट होता है, जो एब्नेस्टिक सेंटर वो लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में प्रेजेंट होता है। ये करता है डेप्थ को बढ़ाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डीआरजी को कंट्रोल करता है और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आया हमारा मेड्यूला। मेड्यूला ये अपर पार्ट ऑफ मेड्यूलम प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट ऑफ मेड्यूलम। जो वीआरजी होता है ये इनएक्टिवेट होता है हमारे क्वाइट रेस्पिरेशन में और एक्टिवेट हो जाता है हमारे फोर्सफुल रेस्पिरेशन में। अब डीआरजी क्या होता है, ये बेसिक रिदम और रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है फिर बढ़ाता है। अब क्या होता है इस पर, जैसे यहाँ से डीआरजी ने सिग्नल दिया वीआरजी को, ये क्या करेगा, ये यहाँ से आता है, सबसे पहले सिग्नल देता है हमारी क्रीनियल नर्व्स को। ठीक है, क्रीनियल में क्या होती हैं हमारी, आती हैं एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, अब इसने सिग्नल दिया, सिग्नल देने के बाद ये क्या करता है, एंटीरियर एब्डोमेन की मसल होता है उनको से जाता है ना। कौन कौन सी है, IOM, EOM, TANRA, मतलब ये होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और रेक्टस एब्डोमिनिस, ये इसको सिग्नल भेजेगा। फिर उसके बाद ये कॉर्डल डिवीजन में जाएगा जहाँ पे होती है हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स, इनको ये सिग्नल भेजेगा। और साथ ही सिग्नल भेजता है हमारे डायफ्राम को, जो कि पेरिफेरिक नर्व के थ्रू जाता है। ठीक है, अब जैसे ये सिग्नल्स जाएंगे फिर यहाँ से क्या होता है, हमारे जो पेरिफेरल रिसेप्टर होते हैं दूर वाले, वो कीमो और बैरो रिसेप्टर जो कि 9th और 10th होते हैं, अब वो स्ट्रेच रिसेप्टर को क्या करेंगे, स्टिमुलेट कराएंगे। स्टिमुलेट कराने पर क्या होगा, ये सिग्नल जाएगा डीआरजी में और ये क्या करेगा, हमारी इंस्पायरेशन यदि घटी हुई है तो इसको बढ़ा देंगे और यदि बढ़ी हुई है तो इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे आगे ईफ्रेंट और आफ्रेंट। फिर ईफ्रेंट है ना, उससे पहले देखेंगे आफ्रेंट। आफ्रेंट क्या होता है, सिग्नल लेके जाए, जैसे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एंड बैरोरिसेप्टर के ब्रांच जो ग्लासोफेरेंजियल और वेगस नर्व होती हैं और स्ट्रेच रिसेप्टर, ये सिग्नल लेके जाएंगे ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा, पेरिफेरिक नर्व फाइबर जो कि C3 से C5 होता है, विच आर सप्लाई टू द डायफ्राम, ये डायफ्राम को क्या करेगा, सिग्नल देगा कि हमें रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है यदि घट गई है तो। फिर इंटरकॉस्टल मसल्स T1 से T11 तक, विच आर सप्लाई टू द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, यदि हमारी रेस्पिरेटरी रेट घटी हुई तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेगा, इसको डायफ्राम को सिग्नल देगा और वो डायफ्राम ऊपर जाएगा, है ना। ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा और जल्दी जल्दी क्या होगा, रेस्पिरेशन हमारी रेगुलेट होती जाएगी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, और जो एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है वो न्यूरल ही ज़्यादा पूछा जाता है, केमिकल कम ही पूछा जाता है, केमिकल मैकेनिज्म, है ना। तो इसको यदि आप वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।